बैंक एक वह संस्था है, जैसे आमतौर पर बोलें तो बैंक वह संस्था है जो लोगों के अतिरिक्त धन को स्वीकार करती है जमा के रूप में, तथा ज़रूरत पड़ने पर लोगों के मांगे जाने पर उसको देती है, तथा दूसरी शर्त में ऋण प्रदान करती है। अब थोड़ा इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि बैंक की उत्पत्ति कैसे हुई। बैंक शब्द की जो उत्पत्ति है, इसके लिए कोई एक सर्वमान्य विचार नहीं है। इसमें कई तरह की धारणाएं हैं। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि सर्वप्रथम इटली में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना हुई, तो वहीं पे जो है बैंक शब्द की स्थापना हो, मतलब बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई। इटली के बैंक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इटली में हुआ, जहां बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना हुई। ऐसा था कि 1117 में वेनिस में यानी इटली में एक गृह युद्ध हुआ और इसकी वजह से आर्थिक संकट आ गई और सरकार के पास धन नहीं था। सरकार ने नियमित रूप से कह दिया कि इटली के जितने भी निवासी हैं सब लोग जो है अपनी संपत्ति का 1% अनिवार्य रूप से ऋण के रूप में सरकार को दे। यानी उसने कहा कि आप जितना, मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है तो 1 रुपया सरकार को आप दीजिए। इस तरह से सभी नागरिकों से कह दिया कि आप लोग ऋण के रूप में दीजिएगा, बाद में आपको वापस कर देंगे। तो इसी तरह से जो है वो जो धन एकत्रित हुआ उसको मोनेटा शब्द कहा गया। मोनेटा शब्द से पुकारा गया, जिसका अर्थ होता है पहाड़। यानी कि जो ये बहुत बड़ा एक धन इकट्ठा हो गया, कोष इकट्ठा हो गया, उसको पहाड़ कहा गया। और मोनेटा शब्द का जो है जर्मन में भाषा में पर्यायवाची होता है बैंको, और इसी प्रकार जो है जिसका अर्थ होता है कोष, बैंको यानी कोष। और इटली में इसको बैंचो कहते थे, फ्रांस में इसको बैंक कहे, और शुद्ध रूप से इंग्लैंड में इसको बैंक कहे, जो कि आज प्रचलित रूप में कहा जाता है। तो वही सीधे को मिला करके इसकी बैंक इटली में जब आर्थिक संकट आई थी तो सबसे कहा गया कि ऐसा है कि अपनी संपत्ति का एक हिस्सा हमको 1% आप दे दीजिए उधार के रूप में, और यहीं से जो है बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत होती है। और आधुनिक रूप में अगर बात करें तो आधुनिक बैंकिंग का विकास जो है आपका यूरोप में प्रारंभ होता है, उसके बाद धीरे धीरे पूरे विश्व में स्थापित होता है। अगर हम बैंक के अर्थ के बारे में बात करें तो साधारण बोलचाल में बैंक वह संस्था है जो व्यक्तियों की जमा स्वीकार करती है तथा ज़रूरतमंदों को उधार देती है। यानी कि बैंक क्या करेगी, इस तरह से लोगों का जमाएं स्वीकार कर लेगी और जो लोग मांगेंगे उनको उधार देगी। यानी जमा और उधार दो तरह का काम करती है। यानी एक तरफ जमा लेती है, जमा और उधार, तो ये इसके दो काम, इसको बैंक कहते हैं। और तमाम विद्वानों ने भी बैंक की परिभाषाएं की हैं, जैसे कि प्रोफेसर किनले ने कहा, बैंक एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को ऋण देती है जो इनकी आवश्यकता होती है और जिसके पास व्यक्ति अपना फालतू धन जमा करता है। यानी कि कहने का मतलब कि ये भी कह रहे हैं कि व्यक्ति के पास जो फालतू धन है वो बैंक में जमा कर दे, और जिस व्यक्ति को धन चाहिए वो बैंक से उधार ले सकता है। यानी जमा और उधार, तो यही दो बातें हैं। और इस तरह से तमाम लोगों के विचार हैं। प्रोफेसर कैंट ने भी यही कहा, बैंक एक ऐसी संगठन है जिसका मुख्य कार्य सामान्य जनता के निष्क्रिय मुद्रा, यानी कि जो उसके पास फालतू पड़े हैं उसका संचय करना और तथा लोगों को उधार देना, दूसरे व्यक्ति को उधार देना। आगे बढ़ते हैं। फिंडले सिराज ने भी यही बात कहा, बैंकर वह व्यक्ति, फर्म, कंपनी है जिसके पास कोई व्यक्ति ऐसा व्यापारिक स्थान है जहां मुद्रा तथा चलन की जमा तथा साख, एक शब्द यहाँ पे साख की आती है, इसकी बात करेंगे, साख का कार्य करता है, तथा जमा में भुगतान, ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, यानी उसी बातों को इस थोड़ा सा शब्दों में बढ़ा चढ़ा करके सारी बातें कह दी। यानी कुल मिला करके कहना सबका एक ही है कि बैंक वह संस्था है जो लोगों के अतिरिक्त धन को स्वीकार करती है तथा ऋण प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 में भी कहा गया है कि बैंक वह संस्था है जो, यानी बैंक के दो प्रमुख कार्य बताया, भारतीय जनता की जमाएं स्वीकार करना और ज़रूरतमंदों को ऋण प्रदान करना।
बैंक उस व्यक्ति संस्था को कहते हैं जो मुद्रा तथा साख में व्यवसाय करती है। यहाँ पे हमने कहा था मुद्रा का मतलब तो रुपया पैसा हो गया। साख क्या होता है? तो साख का आशय है कि क्रेडिट बोलते हैं इसको, साख यानी क्रेडिट, तो उसका बिजनेस करता है। अभी इसको आप फिलहाल नहीं समझ पाएंगे, इसको डिटेल में आपको समझाएंगे साख क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। और एक उपयुक्त परिभाषा बताई गई है वेस्टलैंड शब्दकोश के अनुसार, बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में लेन देन करती है। यह ऐसी संस्था है जहां धन का निक्षेप, संरक्षण, निर्गमन होता है तथा जहां ऋण व कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि भेजने की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ बातें निकल के आ रही हैं कि बैंक तो मुद्रा में लेन देन करता ही है, उसके साथ साथ उसने क्या है कि संस्थान है जो धन का निक्षेप यानी कि जमा स्वीकार करता है, उसका संरक्षण करता है और निर्गमन करता है। यहाँ पे तीन बातें हैं कि निक्षेप यानी जमा स्वीकार करना, संरक्षण उसको सुरक्षित रखना और निर्गमन यानी नोट निर्गमन से आशा है। यहाँ पे बैंक आपको पता होगा कि बैंक नोट का निर्गमन भी करती है, तो नोट निर्गमन का भी कार्य है एक। और जहाँ पे उसके बाद आगे कहा ऋण व कटौतियों की सुविधाएं प्रदान करती है, एक स्थान से धन का हस्तांतरण भी करती है, यानी कि बैंक थोड़ा सा विस्तार में ये सारी परिभाषाएं कर दी जा रही है। तो आप इसको अच्छी तरह से लिख करके याद कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैंक के कार्य, बैंक के कार्य से आशय है बैंक कार्य तीन प्रकार के होते हैं, प्रमुख कार्य, सामान्य कार्य और विविध कार्य। प्रमुख कार्य में क्या होता है? दो प्रमुख कार्य हैं, जमाएं स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। तो जहाँ तक जमाओं की बात है, जमाएं बैंक अपने विभिन्न योजनाओं के तहत करता है। जैसे बैंक अपने ग्राहकों को 5 प्रकार के खाते खोलने का खोलता है जिसके माध्यम से लोग पैसा जमा करते हैं। जैसे चालू खाता खुलता है, इसको करंट अकाउंट करते हैं, ये व्यापारियों के लिए होता है। आमतौर पे इसमें जो है दिन में कई बार लेन देन हो सकता है और इस पे ब्याज नहीं देता है बैंक, इस तरह का कोई ब्याज नहीं देता अपने जमाकर्ताओं को। बदले में वो कुछ व्यय ले चार्ज कर सकता है, चाहे तो वो खर्चा ले सकता है, लेकिन ऐसा कम देखने को मिला क्योंकि प्रतियोगिता की वजह से। और उसके बाद दूसरा जो होता है बचत खाता, सेविंग अकाउंट। बचत खाता आमतौर पर सभी जनता का खुला होता है। आप सब लोग बैंक में जो खाते खुलवाते हैं वो बचत खाता ही खोलता है। ये अपनी छोटी छोटी जमाओं को लोग इसमें अल्प जमा को जमा करते हैं और इस पर बैंक आपको ब्याज देती है। और इसमें लेकिन आपके निकासी और उसमें जमा करने पर थोड़ा प्रतिबंध होता है। जमा करने पर तो नहीं, खाली निकासी धन की आप बहुत ज़्यादा इसमें ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, एक लिमिट होता है इसका लेन देन का। और अगला आपका है सावधि जमा खाता, जिसको बोलते हैं फिक्स्ड खाता, फिक्स्ड अमाउंट। जैसे कि आप लोग 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष के लिए बैंक में पैसा फिक्स करा देते हैं एक निश्चित समय के लिए और उस पर निश्चित ब्याज दर होता है और इसी को हम सावधि जमा खाता कहते हैं। तो कुल मिला के अभी हम लोग 3 प्रकार के जमाएं खाते पढ़ लिए। और अगला आपका है घरेलू बचत खाता। घरेलू बचत खाता ये एक तरह से जहाँ पे बैंकिंग सुविधाएं कम होती हैं, आना जाना मुश्किल होता है, ट्रांसपोर्ट, तो बैंक एक बॉक्स देता है और उसमें ताला लगा देता है, अपना ताला लगा देता है और व्यक्ति को देता है कि आप इसको घर ले जाइए और धीरे धीरे इसमें जो है अपना छोटी छोटी बचतें रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया उसमें डालते रहिए गुल्लक की तरह। और महीने में आज जब कभी शहर में आना हो, आपके बैंक में आना हो, आप उसको लेकर आइएगा, सारे पैसा बैंक उसको खोल करके पैसा निकालेगा और आपके खाते में, आपके बचत खाते में उस पैसे को डाल देगा। और इस तरह से आपका जो है एक तरह से धन का कोष तैयार हो जाता है, इसीलिए इसको होम सेविंग अकाउंट भी कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो एक आता है आपका रेकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता ऐसे होता है, इसमें तय हो जाता है कि आपको ऐसे मान लीजिए महीने के आधार पर, तो हर महीने की फलाता एक निश्चित तारीख को आपको एक निश्चित धनराशि उसमें जमा करना पड़ता है। मान लीजिए कि आपने 500 रुपये हर महीने बचत करने की योजना बनाया, तो हर महीने की 5 तारीख को 500 रुपये आप जमा करेंगे या जो भी डेट तय हो जाए। तो ये इस तरह का इसको होता है। इस तरह से आपका एक सुविधा, एक कोष इकट्ठा करने का मौका मिलता है, यानी आपके अंदर सेविंग डेवलपमेंट होती है।
बचत करने की प्रवृत्ति आती है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 5 प्रकार के खाते खोलता है। चालू खाता, बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, घरेलू बचत खाता और फिक्स्ड अकाउंट फिक्स्ड अकाउंट। तो ये तो हो गए जमाएं। अब आगे बढ़ते हैं। जो बैंक का अगला कार्य है वो है ऋण प्रदान करना। ऋण प्रदान करना यानी कि जब बैंक के पास पैसा आ गया, जैसे मान लीजिए हमने बताया कि एक बैंक है, इसमें लोगों ने अपना पैसा जमा कर दिया, 5 प्रकार के खाते खोल करके अपना विभिन्न तरह से ये जमाएं इसमें कर दिए। तो इसके बैंक के पास एक बड़ा सा कोष तैयार हो गया। अब बैंक क्या करेगा इस पैसे का, क्योंकि इनको ब्याज भी देना है। जब इसमें बिजनेस नहीं करेगा तो यही कहते हैं धन में व्यापार करता है। इस पैसे का जो यहाँ पैसा इकट्ठा हुआ है, इसको बैंक लोगों को उधार बांटेगा, उधार देगा और उनसे ब्याज लेगा, और इस तरह से बैंक की कमाई होती है। तो ऋण देने के लिए कई है प्रकार के, जैसे कि पहले साधारण ऋण देता है लोगों को, फिर नगद साख लोगों को के खाते में पैसा क्रेडिट कर देता है, और ज़रूरत होने पर उसमें से जितना पैसा निकालेंगे उसमें पर ब्याज लगेगा। मान लीजिए आपने किसी बैंक से कहा कि मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो आपको 1 लाख रुपए तुरंत नहीं मिलता, आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। आप उसमें से जितना निकालना चाहेंगे थोड़ा थोड़ा निकालते जाइए और उसमें पर ब्याज लगेगा, तो उसको नगद साख कहते हैं। आगे आपका है विनिमय विपत्रों को भुनाना। बिल ऑफ एक्सचेंज, चूँकि हम लोग कोई पढ़े नहीं इसलिए आप इसको डिटेल नहीं समझ पाएंगे। हम लोगों का बही खाता में अगला चैप्टर यही था विनिमय विपत्र का, इसके बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे। कोई मिला करके समझिए कि जब एक व्यापारी को कुछ धन की ज़रूरत होती है तो दूसरे व्यापारी से के लिए या उधार लेता है, तो विनिमय विपत्र कागज़ का टुकड़ा लिखता है और उस पर दस्तखत करता है, और वो जो है माल उधार ले जाता है। उस कागज़ के टुकड़े को वो विनिमय साध्य होता है, यानी कि एक दूसरे को बेचान कह सकता है। बैंक में ला करके व्यक्ति भुना करके उस पर पैसा ले सकता है। इस तरह की चीज़ें हैं, ये डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें जो भी चीज़ें हैं, आपका ये पहला चैप्टर खाली प्रारंभिक जानकारी के लिए है। मोटा मोटी आप अभी करते रहें, कहीं दिक्कत आएगी तो फिर बाद में बात करेंगे। सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाएगा आगे आपका पूरा बैंक का है ये सिस्टम। आगे आपका अगला ऋण कितनी है बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपके खाते में कम पैसे हैं, लेकिन अगर आप ओवरड्राफ्ट की सुविधा लिए हुए हैं, अधिविकर्ष की सुविधा मिला है, तो आप अधिक निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके खाते में 1000 रुपये ही है और आपको ज़रूरत है 1500 रुपये की, तो आप बैंक कहेगा ठीक है हम आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा दे देते हैं। ये बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, यानी कि आपके जमा से अधिक पैसा आप निकाल ले रहे हैं, उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहेंगे, अधिविकर्ष कहेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा ऋण लेना। अब तीसरा जो दूसरा कार्य था बैंक का, नहीं पहला था मुख्य कार्य, प्रधान कार्य, और दूसरा है सामान्य कार्य। सामान्य कार्य के अंतर्गत क्या करता है बैंक, कागजी मुद्रा का निर्गमन, नोट निर्गमन। चूँकि हमारे यहाँ नोट निर्गमन का कार्य आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो भी एक बैंक ही है, बैंकों का बैंक है, केंद्रीय बैंक है। तो वो नोट निगम अन्य व्यापारिक बैंक आपका देखेंगे तो नहीं करते हैं, लेकिन कुल मिला करके नोट निर्गमन का भी कार्य पहले बैंक किया करते थे। ये हो गया इसका सामान्य कार्य। आगे साख पत्रों का निर्गमन। साख पत्र यानी कि बैंक, चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, विनिमय विपत्र आदि साख पत्रों का जो है निर्गमन करते हैं। मूल्यवान वस्तुओं का संरक्षण करते हैं, यानी लॉकर की सुविधा देते हैं, और आप अपने उसमें महत्वपूर्ण बहुमूल्य वस्तुओं को रख सकते हैं, कागजात को रख सकते हैं। और आगे है विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करते हैं। आयात निर्यात करने के लिए, विदेशी बिजनेस करने के लिए आपको विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है, वो कार्य करते हैं। तो ये बैंक के सामान्य कार्य हो गए। अब कुछ आगे बढ़ते हैं बैंक के विविध कार्य, यानी अन्य तमाम इस तरह कार्य, जैसे धन राशि का हस्तांतरण, एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना, ग्राहकों की धनराशि एकत्रित करना, यानी कि बैंक यह सुविधा देती है कि अगर आप कह देंगे तो हम आपके लिए जो है आप उधारी से तगादा करते हैं वो वसूलने का काम करेंगे। ग्राहक की ओर से भुगतान करना, यानी कि अगर हम बैंक में अपने कह दिए कि हमारा जो है LIC का प्रीमियम कटता है, उसको जो है भुगतान करते रहना है तो करता रहेगा। या बिजली का बिल जमा करना, टेलीफोन का बिल जमा करना इत्यादि की सुविधाएं वो प्रदान करता रहता है। इस तरह से ये विविध कार्य हैं। भुगतान प्राप्त करना, अगर कोई व्यक्ति आपके खाते में पैसा जमा करना चाहता तो कर सकता है, या आपका किराएदार है आपके खाते में पैसा जमा कर सकता है, इस तरह की चीज़ें मिलता है। और आगे है
अंशों और प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, किसी कंपनी का शेयर्स खरीदना है या ऋण पत्र खरीदना है, वो बैंक को आप कह देंगे, वो खरीद आपके लिए, आपकी तरफ से प्रतिनिधित्व करेगा, वो खरीदेगा। और वस्तुओं क्रय विक्रय में सहायता करता है। अगर कोई वस्तु खरीदना वो बेचना है तो बैंक इसकी भी सुविधाएं प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर के इस तरह के तमाम कार्य हैं बैंक के। अभी और भी है। तो अगला है आपका न्यासी के रूप में कार्य करता है। न्यासी से आशय यह है ट्रस्टी, जिसको बोलते हैं ट्रस्टी, यानी कि आपके पास कोई संपत्ति है जिसकी देखरेख आप नहीं कर पा रहे हैं तो बैंक को सौंप सकते हैं कि भाई मेरा ये संपत्ति है, आप इसका ज़रा देख रेख करना। या हो सकता है मान लीजिए आपकी कोई बिल्डिंग है, मकान है, और भी चीज़ें हैं, आप विदेश जा रहे हैं कुछ दिन के लिए, तो आप बैंक को सौंप सकते हैं कि आप जरा मेरे घर का मकान का देख रेख करते रहिए। तो ये चीज़ें हो जाती है। आगे है आप साख प्रमाण पत्र, यात्री चेक जारी करना, आर्थिक स्थिति की जानकारी देना, वित्तीय परामर्श देना, अंशों और ऋण पत्रों का विज्ञापन। तो ये बैंकों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ द बैंक। बैंक जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, बगैर बैंक के आधुनिक जीवन में कल्पना नहीं की जा सकती। और आधुनिक अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन आदि के विकास बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर करता है। यानी कि अगर बैंक अच्छे, किसी देश की बैंकिंग व्यवस्था जितनी अच्छी होगी, उस देश में उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन इत्यादि सब जो है बेहतर होगा, कृषि। तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण है बैंक आर्थिक दृष्टि से। तो इसमें कई प्रकार के लाभ इससे हैं, उसका महत्व। जैसे पहला है, जनता में बचत की आदत को प्रोत्साहन करता है। जब हमको अच्छी तरह सुविधा प्राप्त रहती है कि हम अपने पैसे को कहीं ऐसे जगह रख सकते हैं जहां सुरक्षित रहे और उसके बदले उससे जो है हमको कुछ लाभ मिलता रहे, यानी कि ब्याज मिलता रहे, तो हम आराम से उस चीज़ को डालते हैं। तो इस तरह से एक अच्छी बैंकिंग व्यवस्था रहेगी तो लोग अपने बचत को करने को प्रोत्साहित होंगे और वो पैसा जो है देश के विकास में काम आएगा, उद्योग में, अर्थव्यवस्था के मजबूती में उसका प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो ये दूसरा उसका, जैसे जनता में जब बचत की आदत पड़ जाती है तो उससे पूंजी का निर्माण होता है और बगैर पूंजी कोई उद्योग नहीं चल सकता। और बिना अर्थव्यवस्था की मजबूती या जनता में खुशहाली जो है उद्योगों के माध्यम से अधिक आती है। और या कृषि क्षेत्र में भी, आप कहीं भी किसी भी सेक्टर में आप पैसे के विकास की बात करेंगे तो वहाँ पे धन की ज़रूरत पड़ती है। और इस तरह से जनता बचत करके पूंजी का निर्माण करती है और उस पूंजी से उद्योगों का, कृषि का, अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का विकास होता है। ठीक, आगे है साख निर्माण। और जब बैंकों के पास धन आ जाता है, लोगों का जमा हो जाता है, तो उसके माध्यम से वो है साख क्रिएट करते हैं, यानी कि उनके उधार देने की क्षमता बढ़ जाती है। वो बैंकों के पास जितना नगद जमा होता है वे उससे कई गुना अधिक उधार दे करके देश में निवेश और उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा देते। इस प्रकार सरकार, केंद्र सरकार कम मुद्रा का प्रचलन करनी पड़ती है। यानी कि बैंक के पास पैसा आता है, मान लीजिए अगर किसी बैंक के पास 1,000 रुपये आते जमा किया गया, वो इस 1,000 रुपये को 10 लोगों को बांट देगा। इस तरह से कहें तो 1,000 गुणित 10, तो आप समझ सकते हैं कि ये 10,000 रुपया हो गया। यानी 1,000 को 10,000 रुपया वो बना देता है। क्योंकि ये माना जाता है, इसको बड़ा ध्यान समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति उधार ले रहा है वो पूरा पैसा एक साथ नहीं निकालेगा। तो आम तौर पे ये 10 लोग जो हैं इनको 1,000 रुपये चाहिए था, तो बैंक के पास को लेकर ही 1,000 रुपये है, तो वो 10,000 रुपये सबके खाते में 1,000 रुपये डाल देगा। इस तरह से उसने जो है साख का निर्माण कर लिया। और प्रायः यह देखा गया कि सभी व्यक्ति एक साथ पूरा पैसा नहीं निकालते अपने बैंक से, थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते हैं। तो ये मान के चलता है कि ये 10 लोग मिल करके 1,000 रुपया निकालेंगे, जिसको कि मैं दे लूँगा आराम से। यानी ये 10 लोग मिल करके 1,000 रुपया निकालेंगे, वो 9,000 रुपया हमारे बैंक में ही रहेगा। इस प्रकार से साख का निर्माण करते हैं।
इस चीज़ को और आगे आप अच्छे कक्षाओं में जाएंगे, ऊपर की कक्षाओं में, तो बढ़िया समझ में आएगा। फिलहाल के लिए इतना, यानी कि साख का निर्माण करते हैं। फिर आगे आपका है कीमतों में स्थिरता लाने में सहायक। बिल्कुल, साख तथा मुद्रा की मात्रा को समुचित ढंग से नियंत्रित करके केंद्रीय बैंक यानी कि हमारे आपके देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, जो जिसका मुख्य काम है मुद्रा का निर्गमन करना और साख को नियंत्रित करना। जो ये उधार देने की क्षमता है इसको नियंत्रित करना। ऐसा ना हो कि लोगों जब महंगाई बढ़ती है, यानी कि जब लोगों के पास अधिक पैसा होता है तो क्या करेंगे, लोग जा कर के खरीदारी करेंगे। जब खरीदारी करेंगे तो कीमतें बढ़ जाएगी, कीमतों में वृद्धि होती है। इस बात को नियंत्रण, कीमतों को बढ़ना और घटना साख के विस्तार पर होता है, यानी लोगों के पास मुद्रा साख के विस्तार पर नियंत्रित होता है, तो कीमतों में स्थिरता लाई जा सकती है। इस प्रकार से बैंक चाहे तो अपने साख को बढ़ा और घटा सकता है केंद्रीय बैंक के माध्यम से। फिर आगे आपका अगला आता है महत्व जो है वित्तीय साधनों की पूर्ति में संतुलन। बैंक बहुलता वाले क्षेत्रों में धनराशि इकट्ठा करने में उसे कमी वाले स्थानों पर भेजा जा सकता है, यानी कि इससे कि एक जगह एक शहर में बैंक है और एक ग्रामीण क्षेत्र में बैंक है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास धन कम होता है और बैंक शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा, तो इसके पास ज़्यादा बैंक पैसा आ जाता है, तो ये पैसा यहाँ भेज देगा इस बैंक में, और लोगों को उधार दे करके इस क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। यानी शहरी क्षेत्र तो ऑटोमेटिक पहले से विकसित है और ग्रामीण क्षेत्र में विकास कम है, तो वो इस यहाँ के धन का उपयोग यहाँ करके इसको भी विकसित कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं आर्थिक विकास में सहायक। बिल्कुल, अगला पॉइंट आपका है बगैर धन के आप जो है विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और बैंक उन स्थानों पे शाखाएं खोलता है जहाँ पे कि कम विकास हुई है, ताकि लोगों के अंदर बचत डेवलप हो और वो उनको पूंजी मिले और इस तरह से उस क्षेत्र का विकास हो। आगे है रहन सहन के स्तर में सुधार। जब बैंक लोग बचत करके देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग करेंगे तो इस तरह से देश का आर्थिक विकास होगा, और सबके पास जो है, और जब उद्योग लगेंगे सबको अच्छी उपभोग वस्तुएं मिलेंगी, कम दाम में मिलेंगी, और इस प्रकार से सब लोग जो है का जीवन स्तर में सुधार आएगा। धनराशि के स्थानांतरण में सुविधा। बैंक एक जगह से दूसरे जगह धन भेजने का एक माध्यम में होता है और उसका एक सहायक कार्यों में अभी आता है। तो इस तरह से पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि होती है, पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि होती है। इसके परिणाम स्वरूप व्यवसाय में विकास होता है। तो ये रहा है आपका महत्व। और आगे बढ़ेंगे तो आपको जैसे अगला है आपका भुगतान को सुविधाजनक बनाता है। पैसे के लेन देन के लिए बैंक सहायक होता है। आप सब लोग जानते होंगे बैंक में जाते हैं पैसा आराम से मिल जाता है, या एटीएम से या इस तरह से तमाम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बैंक की वजह से पैसा लेना देना आसान हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायक होता है। विदेशों से वस्तु मंगाना और विदेशों में वस्तु बेचना भी आसान होता है, क्योंकि आप पैसा जो है बैंक के माध्यम से लेन देन कर सकते हैं। मुद्रा की आवश्यकता अनुसार निर्गमन। देश में जितना मुद्रा की जरूरत पड़ती है उस हिसाब से आरबीआई जो है मुख्य केंद्रीय बैंक आपका पैसे का निर्गमन करता रहता है। सार्वजनिक ऋणों का प्रबंधन, जो कि जिस सरकार को ऋण की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, तो बैंक पैसा देने का काम करते हैं, सरकार को सहायता देते हैं। मौद्रिक नीति को लागू करते हैं, यानी सरकार द्वारा जो नीति लागू की जाती है उसको वो मानते हैं। मौद्रिक प्रणाली में लोच, ये है आधुनिक बैंक मुद्रा प्रणाली को लोचदार बनाते हैं। यह अत्यंत सहायक होता है बनाने में सहायक होता है। कृषि, व्यापार, वाणिज्य में मुद्रा की कमी होने पर बैंक साख निर्माण करते हैं, यानी कि कृषि क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में, वाणिज्य क्षेत्र में अगर धन की कमी है, मुद्रा की कमी है, तो वो बैंक साख का निर्माण करते हैं, उधार बांटने लगते हैं। इस कमी को दूर कर देते हैं। इसके विपरीत जब मुद्रा का प्रचलन अधिक हो जाता है तो वो जनता से जमाओं के रूप में अतिरिक्त धन प्राप्त करने लगते हैं और प्रचलन से मुद्रा बाहर खींच लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे है बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा। बैंक लाकर की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे कि व्यक्ति अपनी बहुमूल्य कीमती जेवरात को उसके अंदर रख सकता है और सुरक्षित रहता है।
विभिन्न सेवाओं की सुविधाएं प्रदान करता है। ग्राहक के लिए बहुत साफ विनिमय विपत्रों का संग्रह करते हैं, ग्राहकों को ओर से भुगतान देने लेने काम करते हैं, सराक प्रमाण पत्र, यात्री चेक, बीमा किस्तों का भुगतान, टेलीफोन बिल आदि तमाम का, और आर्थिक सलाह भी देते हैं ग्राहकों को। तो इस तरह से बैंक अनेक कार्य करते हैं। एक और छोटा सा पॉइंट, आर्थिक स्थिति का अध्ययन करते हैं। बैंक जो अपने हर क्षेत्र के विकास को का अध्ययन करते हैं। जैसे कि हमने बताया फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें से आपको मालूम है कि उस कंपनी का आर्थिक स्थिति क्या है। तो हर एक जगह का आर्थिक स्थिति का अध्ययन, कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, देश में रोजगार की स्थिति, ये सारी चीज़ों का आंकड़ा एकत्रित करते हैं और इससे जो है आर्थिक नीति तैयार करने में बहुत सहयोग मिलता है, आर्थिक नीति तैयार करने में सहायक होते हैं। तो कुल मिला करके बैंक की ये ढेर सारी महत्व। अब आगे हमारा अगला टॉपिक है बैंकों के प्रकार, काइंड्स ऑफ बैंक्स। और ये दो प्रकार से इसको बात कर सकते हैं, आधुनिक बैंक और प्रचलित दो भागों में बांट करके कर सकते हैं। आधुनिक बैंक के अंतर्गत आपके जो है ढेर सारे, जैसे व्यापारिक बैंक आता है, कमर्शियल बैंक जिसको बोलते हैं, जो कि आप आमतौर पे जहाँ पे जाते हैं पैसा निकालते हैं, जमा करते हैं, वो जितने भी बैंक हैं आपके सब कमर्शियल बैंक हैं। जैसे कि भारत में बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, SBI, भारतीय स्टेट बैंक इत्यादि इत्यादि आदि जो है, ये सब जो है आपके व्यापारिक बैंक है। इनका मुख्य काम होता है वही लोगों की जमाओं को स्वीकार करना और उधार देना। एक अगले बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी बांट दिया, क्योंकि ये भी एक भारत का देश का एक महत्वपूर्ण बैंक है। एक तरह से ये जो है आपको विधिवत बताएंगे कि इम्पीरियल बैंक को दो भागों, जब देश में प्रारंभिक बैंक आया था तब से जो है उसको उसको दो भागों में अगर कर दें तो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इम्पीरियल बैंक थे ये प्रारंभ में, अंग्रेज़ों के समय में इम्पीरियल बैंक। इसी को दो भागों में कर दे तो इसलिए इसका ये महत्व RBI से है, उस तरह से SBI का भी महत्व बढ़ता है। इसके लिए पूरा एक चैप्टर आपको है, आगे पढ़ाया जाएगा SBI के बारे में। तो ये हो जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी राष्ट्रीयकृत बैंक है, व्यापारिक बैंक है, लेकिन ये इसके कुछ अन्य कार्य भी है, इसलिए इसके जो है थोड़ा इसका महत्व ज़्यादा है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण करके किया गया था। देश में स्टेट बैंक की शाखाओं का जाल बिछा हुआ है जो व्यापारिक बैंक के सभी कार्यों करता है, व्यापारिक बैंक के सभी कार्यों करता है। इसको और आप पढ़िएगा, नोट्स जो भेज रहा हूँ, और भी चीज़ें आपको स्पष्ट होगी, कहीं कोई दिक्कत होगा तो बात करिएगा। फिर अगला बैंक हमारा है औद्योगिक बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक। औद्योगिक बैंक से आशय यह होता है कि इसको विकास बैंक भी कहते हैं, डेवलपमेंट बैंक भी के नाम से भी जानते हैं। इनका मुख्य काम है उद्योगों को विकास, जैसे कि इसका उद्योगों के विकास के लिए काम करता है। औद्योगिक बैंक निक्षेप या जमाएं स्वीकार करना, उद्योगों के लिए ऋण की व्यवस्था करना और कंपनियों के अंशों और ऋण पत्रों को विक्रय करना, यानी जो कंपनियां शेयर जारी करते हैं उसको बेचने का काम भी ये औद्योगिक बैंक करता है। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण बैंक हो गया। फिर आगे आपका है विदेशी विनिमय बैंक। जैसे नाम से ही लग रहा है, फॉरेन एक्सचेंज बैंक, ये विदेशी व्यापार के लिए काम करता है। विदेशी मुख्यतः इसका काम है देश में विदेशी व्यापार के अर्थ प्रबंधन, यानी धन की व्यवस्था करना। और चूँकि विदेशी व्यापार दूसरे देश की मुद्रा में होती है तो मुद्राओं को विनिमय का काम करता है। एक मुद्रा जैसे कि रुपये को डॉलर में बदलना, डॉलर को पाउंड में बदलना, इस तरह की चीज़ें जिस देश से व्यापार हो रहा है उस देश की मुद्रा को में चेंज करना, अपने देश की मुद्रा को। आगे आपका है सहकारी कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक। सहकारी साख समितियां बनाई गई थी। इससे सहकारिता से आंदोलन मतलब है कि कुछ लोगों के समूह से जो है कार्य किया जाता है, जिसमें कोई 10 या इससे अधिक व्यक्तियों को मिलकर एक सहकारी साख समितियां की स्थापना किया जाता है। यह अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। इसमें इसकी 2 सहकारी समितियों को जिले स्तर पर जो है केंद्रीय सहकारी बैंक कहते हैं और
केंद्रीय सहकारी बैंक की सहायता के लिए राज्य सहकारी बैंक की स्थापना होती है। दो तरह के, दो वर्गों में बांट दिया जाता है, केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक। आगे आपका है भूमि बंधक बैंक या भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक। इसको भूमि बंधक बैंक कहते थे, बाद में इसको भूमि विकास बैंक कहा जाने लगा। इसका मुख्य काम है कृषि क्षेत्र में काम करना, किसानों के लिए किसानों भूमि को बंधक रख कर, यानी किसानों की भूमि को बंधक रख के उसको दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते थे, लंबे समय का उधार दिया करते थे। ये जो है भूमि बंधक बैंक आपके दो, प्राथमिक भूमि विकास बैंक और केंद्रीय भूमि विकास बैंक। अगला आपका है सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक से आता है देश का वह बैंक जो सभी बैंकों का बैंक होता है, सभी बैंकों पर नियंत्रण स्थापित करता है, जिससे हमारे देश में प्रमुख रूप से केंद्रीय भारत केंद्रीय बैंक आपका RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्य काम होता है साख का नियंत्रण करना, सरकार के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक परामर्श देना और विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्रकाशित करना और नोट का निर्गमन करना, मुद्रा का निर्गमन करना। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1935 में किया गया था। फिर आगे आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, डाक खाना बचत बैंक। सभी डाक खाने जितने भी आपको पोस्ट ऑफिस दिखते होंगे सब बचत बैंक का भी कार्य करते हैं। ये अल्पवयस्कों लोगों को, जैसे चूँकि बैंक तो हर जगह नहीं उपलब्ध हो सकता, वहाँ पे डाक खाने जरूर रहते हैं, हर जगह एक डाक खाना होता है, तो वो सुविधा प्रदान करता है कि लोग अपने बचतों को वहाँ पर लाकर जमा कर सकते हैं और वो लोगों को ऋण भी प्रदान करता है। आगे आपका है ग्रामीण बैंक, रीजनल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चाहता है, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी और इसने जो है, इसका मुख्य काम होता है राष्ट्रीयकृत बैंक के विकास, राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक तथा सहकारी बैंक छोटे सीमांत किसानों, ग्रामीण दस्तकारों, भूमिहीन किसानों को साख आवश्यकता को पूर्ण करने में असमर्थ हैं। अतः ऐसी साख संस्थाओं की आवश्यकता हुई जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, पिछड़े क्षेत्रों के लिए, यानी कि जो अभी हम लोग बात कर रहे थे भूमि विकास बैंक और ग्रामीण साख बैंक, ग्रामीण साख समितियाँ वो कमज़ोर पड़ गई, तो उन्हीं चीज़ को दूर करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। ये मुख्य रूप से लघु किसानों को जो शिल्पकार हैं, कुटीर उद्यमी हैं, उन सबों के लिए छोटी छोटी ऋण प्रदान करते हैं, जिससे उनका विकास हो सके। फिर अगला बैंक आपका है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको नाबार्ड बोलते हैं। नाबार्ड इसका है नेशनल, NBN से नाबार्ड यहाँ शुरू होता है, NBARD, नाबार्ड। ये 12 जुलाई 1982 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्य रूप से यह जो है कृषि साख का पुनर्वित्त, संस्थागत ग्रामीण साख, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का निरीक्षण, विदेशी सहायता और सरकार द्वारा रिजर्व बैंक का एजेंट, ये आपके प्रमुख कार्य हैं। किसका काम है? नाबार्ड का। यह एक RBI की यह मुख्यतः RBI द्वारा था, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण साख के ग्रामीण विकास का कार्य करता है। यानी कि इसमें ये जो नाबार्ड है, इसमें आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार दोनों का ये बैंक नेतृत्व में है, दोनों का नेतृत्व चलता है इस पर। और आगे आपका अगला है आयात निर्यात, भारतीय आयात निर्यात बैंक, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। यह जो है निर्यात और आयातकर्ताओं के लिए सहयोग, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए, उनको सहायता के लिए इस बैंक की स्थापना किया गया था। इसमें कुल मिलाकर इसका मुख्य कार्य है भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना, निर्यात वस्तुओं के उत्पादन के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना, निर्यात विपणन के लिए ऋण देना, विपणन मतलब उसको वस्तुओं का वितरण करना, और पुनः ऋण की सुविधा देना,
देश के निर्यात की गारंटी प्रदान करना, जो निर्यातक हैं उसको सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। आगे आपका है राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक। ये जो है जुलाई 88 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्य काम है कि हर एक व्यक्ति को घर उपलब्ध हो जाए सभी लोगों के लिए। इसी बात को लेकर के इसकी स्थापना की गई थी कि लोगों को घर बनवाने के लिए ऋण प्रदान किया जाए। और अंतिम आपके प्राचीन जो देसी बैंकर्स होते हैं, सेठ साहूकार होते हैं, वो उन चीज़ों को है उसके अंतर्गत आते हैं। महाजनी व्यवस्था होती है जो पैसे से पैसे का बिजनेस करते हैं। पुराने सेठ साहूकार लोग रेहन किसी वस्तु को गिरवी रख करके जो पैसा दिया करते थे, जिनका ब्याज दर बड़ा ऊंचा हुआ करता था, वही सब चीज़